स्वागत है आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं मैं आपके पसंदीदा डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म दैट इज कॉमर्स इजीली पे। आप जुड़े हैं मेरे साथ अपने उदय 2.0 बैच के लिए। उदय बोले तो कॉमर्स फॉर क्लास 11th। जी हां, और जैसा कि आप लोगों को याद आ रहा होगा और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, इंचिंग स्लोली एंड स्लोली क्लोजर टुवर्ड्स योर सेंचुरी। जी हां, सेंचुरी की तरफ बढ़ने की बारी आ चुकी है। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं उदय 2.0 के हमारे अकाउंटेंसी के बैच का 99th सेशन। जी, जस्ट वन सेशन अवे फ्रॉम अ सेंचुरी। एंड लाइक आई सेड, मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि भाई सेंचुरी तो हम हर हाल में मार के रहेंगे, तो वो बहुत ही जल्द अगले मंगलवार शाम 7 बजे आप लोगों के लिए हम लेके आएंगे अपना सेंटेनियल सेशन, यानी कि 100th सेशन। आज जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, उदय 2.0 की जो ये जर्नी हम लोगों ने शुरू करी थी और जैसा मैंने बताया 99th सेशन तक चलते चलते अब फाइनली हम आ गए हैं आप लोगों के करिकुलम के, आप लोगों के सिलेबस फॉर द सेशन 2023-24 के लास्ट एंड फाइनल चैप्टर की तरफ, दैट इज चैप्टर नंबर 22। हम देखेंगे आज अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स का इंट्रोडक्शन। अभी तक बहुत कुछ आप लोगों को बताया गया, बहुत कुछ आप लोगों को सिखाया गया, समझाया गया। हम चलते चलते आ गए पार्ट बी, दैट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग पार्ट 2, और उसमें हमने देखा यूनिट नंबर 3 विच इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ सोल प्रोप्राइटरशिप एज वेल एज दी अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। उसका चैप्टर नंबर 22 हम आज देखने जा रहे हैं कि किस तरीके से अगर आपके पास इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स भी मेंटेन्ड हो तो वहां से भी हाउ यू कन्वर्ट देम इनटू कंप्लीटेड अकाउंट्स, और किस तरीके से आप अपने प्रॉपर रिजल्ट्स यानी कि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और फाइनेंशियल पोजीशन से रिलेटेड डेटा प्रॉपरली डिपिक्ट करके दिखा सकते हैं टू योर यूजर्स। तो सबसे पहले जो चीज समझनी है वो समझनी है इस बात को कि सर आखिर ये इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स का मतलब ही क्या हुआ। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स ऑल्सो नोन एज द सिंगल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग है। ये क्या बात हुई? सिंगल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग का मतलब क्या हुआ? सबसे पहले तो ये समझें, क्योंकि पूरे साल जो हम लोगों ने पढ़ाई की है, जो 98 सेशंस में आप लोगों को ज्ञान दिया गया था, वो तो यही बताता था कि सर accounting is a game of debit and credit, a game of balance. There has to be a debit and an equal amount of a credit. किसी एक अकाउंट में कुछ डेबिट हो रहा होगा तो उसके ऑपोजिट किसी और अकाउंट में कुछ ना कुछ उसी अमाउंट का क्रेडिट भी हो रहा होगा। ये सारी जानकारी हम लोगों को बहुत पहले से पता है, ये चीजें तो हम जानते थे। फिर ये बात कहां से आ गई? ये बात कहां से उठ के आ गई सर कि ऐसा कुछ हो रहा है जहां आप हमें ये बता रहे हैं कि भाई नॉट नेसेसरली ऐसा हो कि डबल एंट्री हो रही है, डेबिट के साथ क्रेडिट भी आ रहा है। अभी अभी आप हमें बता रहे हैं इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स का मतलब सिंगल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, यानी एक साइड रिकॉर्ड करके भी काम चल सकता है। तो पूरे साल भर की मेहनत का मतलब ही क्या था? हमने पढ़ा जर्नल बनाना, हमने देखा उस जर्नल को क्लासिफाई करना इनटू द लेजर, वहां से हमने समराइज करा था इन द फॉर्म ऑफ द ट्रायल बैलेंस, जिसने ये बताया कि मैथमेटिकली जो कुछ आपने किया है वो तो सब सही है बॉस, लेकिन आपने साथ में हमें समझाया कि देयर कैन बी एरर्स विच माइट हैव क्रीप्ड इनटू द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, और उन्हें रेक्टिफाई करने का तरीका भी आपने हमें सिखाया। उसके बाद आपने आगे बढ़ के हमें यह बताया कि भाई ट्रायल बैलेंस बन गया है और अगर रेक्टिफिकेशन की कोई गुंजाइश नहीं है या जरूरत नहीं है, और ऐसा हुआ है कि ट्रायल बैलेंस एकदम सही बना है, अरिथमेटिकली या मैथमेटिकली भी वो सब कुछ सही बता रहा है, कंसेप्चुअली भी वो सब कुछ सही बता रहा है, देयर हैव बीन नो एरर्स, अगर ये हमें साबित हो जाता है, पुख्ता सबूत मिल जाते हैं कि कोई एरर नहीं है, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। वी प्रिपेयर द स्टेटमेंट ऑफ ट्रेडिंग एंड P&L, यानी ट्रेडिंग अकाउंट एंड P&L अकाउंट हम बनाते थे, एंड द बैलेंस शीट, यानी हमारी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी रही और हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, उससे रिलेटेड डेटा भी हम क्रिएट करके दिखाते थे। उसमें कई सारे और एडजस्टमेंट्स होते थे जो साल के अंत में हमें पता चले हैं, जिन एडजस्टमेंट्स का ट्रीटमेंट देना हमारे लिए बहुत जरूरी था। तो ये सब कुछ अभी तक 98 सेशंस में इतनी बड़ी सारी गाथा आपने हमें बताई, और उसके बाद आप कहते हैं कि हाँ भैया ये पूरा आपका बंडल है जो हमने अभी तक 98 सेशंस में पढ़ा है, इन्हें उठा के दरिया में डाल, नेकी कर दरिया में डाल। क्या ऐसा कुछ काम कहने की बात कर रहा हूं मैं आपको?
जी नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा। मैं सिर्फ इतनी सी बात कह रहा हूं कि कई बार ऐसा होता है वेयर सिचुएशंस अराइज, जहां पे आपके सामने कुछ इस तरह की सिचुएशन आ गई दैट यू विल फाइंड एन एंटरप्राइज और अ बिजनेस एंटिटी, और ये स्मॉल बिजनेसेस होते हैं मोस्टली, बट उनके पास यू विल फाइंड दैट दे ओनली मेंटेन अ कैश रिकॉर्ड, क्योंकि दीज आर द काइंड्स ऑफ बिजनेसेस व्हिच मेनली डील इन कैश। ऐसे बिजनेसेस जिनमें अक्रूवल वाला कॉन्सेप्ट ज्यादा नहीं चलता है, वो मोस्टली कैश ट्रांजैक्शंस में ही डील कर रहे होते हैं, उनके पास आपको ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है देखने की इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, क्योंकि उन्हें सिर्फ एक साइड ही रिकॉर्ड करना है, बिकॉज दे आर गेटिंग कैश और पेइंग कैश। तो उन्हें तो सिर्फ कैश के ट्रांजैक्शन है कि भाई पैसा आ रहा है, पैसा जा रहा है, तो उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन अगर नोट करके रख ले तो एट द एंड ऑफ द ईयर कितना पैसा आया कितना पैसा गया, उस अकॉर्डिंग वो आपको एक क्रूड इंफॉर्मेशन बता सकते हैं कि भाई क्योंकि आई ओनली डील इन कैश, कैश में सामान खरीदता हूं, कैश में सामान बेचता हूं, तो उस हिसाब से मैं बता सकता हूं कि मेरे को प्रॉफिट अगर हो रहा है तो कितना हो रहा है या कितना हुआ होगा, दैट कैन इजीली बी कैलकुलेटेड। तो ये जो सिस्टम है इसे हम सबसे पहले ये मान लेते हैं या ये समझ लेते हैं, इसे ही कहा जाता है सिंगल एंट्री सिस्टम या इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, क्योंकि आधी अधूरी बात है, ये पूरी बात हुई नहीं है। पूरी बात कब होगी? जब आप किसी ट्रांजैक्शन के दोनों एस्पेक्ट्स, द डेबिट एंड द क्रेडिट आर रिकॉर्डेड, दैट्स व्हेन वी विल से कि हाँ भाई अब हमने सब कुछ कह दिया है, कर लिया है, देख लिया है जो भी हमें करना था। राइट नाउ वी कैनॉट से दैट बिकॉज हमारे पास सिर्फ एक ही साइड है किसी भी ट्रांजैक्शन का। तो देखेंगे आज के सेशन में कि ये सिंगल एंट्री सिस्टम आखिर है क्या, या इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स आखिर हैं क्या, उसके बारे में डिटेल में हम समझेंगे, उसके फीचर्स देखेंगे, क्यों इस तरह का सिस्टम इंप्लीमेंट करा जाता है ये बात समझेंगे, इस सिस्टम को इंप्लीमेंट करने के पीछे क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं या लिमिटेशंस हैं ये भी हम देखेंगे। फिर हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे, उसमें एक मेथड हम सीखेंगे जिसका नाम है कि भाई अगर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स आपके पास हैं तो हाउ टू असर्टेन प्रॉफिट एंड लॉस। देयर आर टू मेथड्स, वी विल स्टडी द फर्स्ट मेथड विच इज नोन एज द स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड। वो क्या होता है आज के सेशन में बहुत अच्छे से आप लोगों को मैं समझाने वाला हूं। अभी मैं चाहूंगा अपने उन स्टूडेंट से बात करना जो या तो आज हमारे साथ जुड़े हैं या जिन्होंने अभी तक नोटिफिकेशन का जो बेल आइकन है वो क्लिक नहीं किया। तो जो आज जुड़े हैं उनके लिए एक स्पेशल रिक्वेस्ट ये है कि भाई जरा चैनल को आप कर लीजिएगा सब्सक्राइब, और जो स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े आ रहे हैं लेकिन नोटिफिकेशन का बेल आइकन क्लिक नहीं किया है, उनसे भी मेरी स्पेशल रिक्वेस्ट है कि नोटिफिकेशन का जो बेल आइकन है वो जरा एक बार क्लिक कर लीजिए, बिकॉज इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। व्हाई? As you know by now, आपको पता चल चुका होगा that Commerce Easily brings very new and very different kinds of updates for you on a regular basis, rather than जस्ट ऐसा कि भाई क्लास आपको प्रोवाइड कर दी, नहीं, ऐसा नहीं है। क्लासेस के अलावा भी बहुत सारा ऐसा कंटेंट है जो हम आपके लिए एक्सक्लूसिव लेके आते हैं, बी इट आर नाइट नेविगेशन और द मॉर्निंग मोटिवेशन, ये सब कुछ आपकी बेहतरी के लिए, आपके बेटरमेंट के लिए लेके आया जा रहा है। तो उसमें आपकी तरफ से एक रिक्वायरमेंट जो मुझे रहेगी वो ये रहेगी कि नोटिफिकेशन का बेल आइकन जरा क्लिक कर लिया कीजिएगा, ताकि जब भी कोई नया अपडेट अपलोड हो आप तक ये बात सबसे पहले पहुंच जाए कि भाई कॉमर्स इजीली ने अभी कुछ पोस्ट किया है, लेट्स चेक इट आउट। वेदर इट बी एनी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू योर एग्जाम्स, किसी तरह का कोई मोटिवेशनल लेक्चर है, किसी तरह की कोई मोटिवेशनल स्पीच अगर हमारी है, कोई शॉर्ट्स हमारा है विच रिलेट्स टू योर एग्जाम्स, ये सब कुछ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अपडेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, आर्न्ट दे? उसी के साथ दूसरी बात यह भी है कि भाई चैनल में एक बहुत मजेदार बात यह है विच इज आर केयरफुली क्यूरेटेड प्लेलिस्ट। अब प्लेलिस्ट में आपको सारे वीडियोस, जैसा मैंने कहा अभी तक 98 सेशंस हम कंडक्ट कर चुके हैं, टुडे इज द 99th सेशन। 98 वीडियोस आपको हमारी प्लेलिस्ट में प्रॉपरली अरेंज्ड, सिस्टमैटिकली नेम्ड आपको वहां मिल जाएंगे। हर वीडियो के सामने आपको यह पता चल जाएगा कि इस वीडियो में आखिर हमने पढ़ाया क्या था। अलॉन्ग विद दैट ये भी कि भाई अगर कोई टॉपिक आपको ऐसा लगता है कि यार मुझे इस टॉपिक के बारे में ना थोड़ा सा कंफ्यूजन है, थोड़ा डाउट है मेरे मन में, तो आपको करना क्या है, जाइए वो वीडियो देखिएगा, जो भी डाउट है, कंफ्यूजन है, वीडियो के साथ में क्लियर हो जाता है, वेल एंड गुड। अगर नहीं, उसके बाद भी आपके मन में ऐसा लगता है कि नहीं यार मुझे अभी भी सर से ना कुछ एक बार डिस्कस करनी है, तो देयर इज अ फीचर, क्या? द कमेंट सेक्शन। उस वीडियो के कमेंट सेक्शन पे जाके आप अपना जो डाउट है वो पोस्ट कीजिएगा, एंड ट्रस्ट मी आवर टीम विल गेट दैट डाउट टू अस वेरी क्विकली। इमीडिएट जैसे आप पोस्ट करते हैं, डाउट्स आर फॉरवर्डेड ओवर टू द कंसर्न फैकल्टीज उसको उसी टाइम सॉल्व करना शुरू करेंगे, एंड यू विल गेट योर डाउट रिजॉल्व्ड एट द अर्लीस्ट पॉसिबल, विच इज आर इजीली प्रॉमिस। ऑलराइट,
चलिए तो बात करते हैं सबसे पहले एक रीकैप, यानी पिछली क्लास में हमने क्या देखा था। आप लोगों ने पिछली क्लास में अलविदा कहा था अपने बहुत ही अजीज से चैप्टर को, जिसका नाम था क्या, हमारा चैप्टर नंबर 21 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद एडजस्टमेंट्स, जिसका 5वां भाग मैं आप लोगों के लिए लेके आया था, जहां पे हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन करा था पार्ट 3। याद आ रहा है पार्ट 3? प्रैक्टिस क्वेश्चन बड़े मजेदार थे भाई, कल ही की तो बात थी। करा गया था अपन ने पहला क्वेश्चन जहां पे थी आपके लिए जर्नल एंट्रीज, और दूसरा क्वेश्चन विच वाज द मिसिंग फिगर क्वेश्चन। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, मजा आया था उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। क्यों? बहुत अच्छा लगा था ना कि सर अगर कुछ नहीं भी दिया या कुछ कुछ डिटेल्स अगर मिसिंग भी है तो अब आप हमें इतना समझा चुके हैं, इतना पढ़ा चुके हैं, इतना सिखा चुके हैं कि हम फुल कॉन्फिडेंस में आराम से आगे बढ़ के ये बोल सकते हैं कि ये मिसिंग फिगर्स हम ढूंढ के आपको बताएंगे। ठीक है जी, चलिए विद दैट बीइंग सेड, अब एक बात और है, वो है जी आज की क्लास के बारे में। तो आज की क्लास की अगर बात करें तो आज की क्लास में हम आपके लिए, जैसा मैंने बताया, लेके आए हैं चैप्टर नंबर 22 दी अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स का पार्ट 1 विच इज द इंट्रोडक्शन। क्या क्या देखने वाले हैं हम? सबसे पहले देखेंगे कि भाई आखिर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स भला क्या है। भला नहीं है, बहुत बढ़िया सी चीज है, बहुत बढ़िया सा चैप्टर है, बहुत मजेदार सा चैप्टर है। वैसे देखेंगे तो ज्यादा कोई ऐसा खतरनाक कॉन्सेप्ट नहीं, जस्ट सिंपल प्लस माइनस वाला काम है। सिंपल प्लस माइनस के थ्रू भी आप अपना प्रॉफिट एंड लॉस असर्टेन कर सकते हैं। सेकेंड चीज दैट वील सी, सेकेंड पॉइंट दैट वील सी इज सेलिएंट फीचर्स ऑफ इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, कि भाई इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स के कुछ फीचर्स हम देखते हैं कि क्या है ये चीज। पहले तो ये समझें क्या है, हम समझेंगे, साथ में देखेंगे कि हाउ डू यू आइडेंटिफाई एन इनकम्प्लीट रिकॉर्ड सिस्टम, कि कैसे आप कुछ फीचर्स ऐसे बोलेंगे या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे जिसके बेसिस पे आप कहेंगे कि हाँ ये अगर है तो इसका मतलब दिस इज एन इनकम्प्लीट रिकॉर्ड सिस्टम। वील सी व्हाई डू वी नीड टू कीप इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, मतलब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी एंटिटी अगर सिंगल एंट्री सिस्टम के बेसिस पे काम कर रही है तो आखिर उसके पीछे का कारण है तो है क्या। हम उसके साथ में देखेंगे द लिमिटेशंस ऑफ मेंटेनिंग इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। भाई ये मैंने आपको पहले भी समझाया, किसी भी सिस्टम की जरूरत अगर होगी, आवश्यकता होगी, उसके फायदे होंगे, तो जाहिर सी बात हमेशा याद रखिएगा उसके कुछ ना कुछ नुकसान भी होने वाले हैं। नुकसान नहीं कहूंगा मैं, लेकिन हम ये कहेंगे कि कुछ उसकी कमियां होंगी या खामियां होंगी जिसका हमें पता लगाना होगा। ऐसा कोई सिस्टम होगा नहीं जिसको हम कहेंगे कि यार दिस इज द परफेक्ट सिस्टम। A perfect system technically doesn't exist. There will always be imperfections because imperfections are part of life. Balance is a part of life. मैंने बताया आपको accountancy is a game of balance. Debits हैं तो credits हैं, तो वही चीज़ हम यहाँ भी समझेंगे कि अगर सिर्फ debits हैं, there are no credits, तो थोड़ा सा मामला गड़बड़ होता है। We'll see what are the limitations of maintaining incomplete records. हम एक चीज़ समझेंगे, वो ये है कि कैसे इनकम्प्लीट रिकॉर्ड सिस्टम में आप प्रॉफिट और लॉस का असर्टेनमेंट या कैलकुलेशन या वैल्यूएशन करते हैं। एंड वी विल हैव अ क्वेश्चन रिलेटेड टू द सेम। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड है, उस स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड का एक बहुत ही बेसिक सा, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन होगा, जस्ट अ मैथमेटिकल क्वेश्चन, जस्ट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट कि भाई प्रॉफिट और लॉस का असर्टेनमेंट अगर होता है तो कैसे होता है, ये समझेंगे हम आज के लेक्चर में। चलिए फिर देर किस बात की, बढ़ चलते हैं हम सबसे पहले अपने टॉपिक पे, जिसका नाम है क्या, व्हाट आर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। आपको समझना है कि भाई आखिर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स भला क्या है, चीज क्या है, समझना क्या है इस बारे में। तो कोलर की डेफिनेशन कुछ इस तरीके से है, वो बोलते हैं दैट अ बुक कीपिंग सिस्टम इन विच एज अ रूल ओनली रिकॉर्ड्स ऑफ कैश एंड पर्सनल अकाउंट्स आर मेंटेन्ड, it is always an incomplete double entry system varying with circumstances. Very good. यहां पे keywords 2-3 हैं जिन्हें मैं अच्छे से हाईलाइट करना चाहूंगा in a different ink color. As a rule, only क्या, only records of cash and personal accounts are maintained. Yes, this is one of the primary features of a single entry system of bookkeeping. जब हम बात करते थे अपने डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग में, हमने पढ़ा था वहां पे 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं अंडर द ट्रेडिशनल रूल। दैट इज वी हैव द पर्सनल अकाउंट, पर्सनल में फिर आपके 3 अलग कैटेगरीज आती हैं, नेचुरल पर्सनल, आर्टिफिशियल पर्सनल एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। यू हैव द रियल अकाउंट्स कंसिस्टिंग ऑफ मोस्टली ऑल द असेट्स
and you had the nominal accounts related to your expenses and revenues, right? अगर हम मॉडर्न अप्रोच की बात करते हैं तो वहां पे 5 हेड्स हैं, CLEAR, कैपिटल लायबिलिटीज, एक्सपेंसेस, एसेट्स एंड रेवेन्यूज, वेयर इन CLR एक साथ हम क्लब कर देते थे और EA इलेक्ट्रॉनिक आर्ट्स वाला EA हम एक जगह अलग कलेक्ट करके रखा करते थे, क्यूमुलेटिवली बताया करते थे। ये सब बातें थी डबल एंट्री सिस्टम की। सिंगल एंट्री सिस्टम को, जैसा कोलर भाई ने बोला, सबसे पहले पहचानने की जो रिक्वायरमेंट है या जो फर्स्ट फीचर है जिसको देख के आप बोलेंगे कि यस दिस इज अ सिंगल एंट्री सिस्टम वुड बी दैट ओनली records of cash and personal accounts are maintained. Simple. No real apart from cash, no other real account is maintained. Nominal तो है ही नहीं। अब यहां पे आ गई दूसरी बात, सर नॉमिनल अगर है ही नहीं तो ये पट्टा खर्चों के बारे में क्या करता है? ये सिस्टम खर्चों का क्या ट्रीटमेंट कर रहा है ये तो बताइए। रेवेन्यूज कैसे दिखा रहा है? भाई सीधे सीधे कैश के थ्रू, कुछ और नहीं। जहां जहां पैसा गया, जहां से पैसा आया, हम सीधे सीधे बताएंगे इन लोगों के बारे में, द पर्सनल अकाउंट्स, जिनके नाम है, वेदर इट बी अ नेचुरल पर्सन और एन आर्टिफिशियल पर्सन और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल के साथ फिर वही बात आती है, बिकॉज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट मोस्टली डील्स विथ योर नॉमिनल अकाउंट्स, जैसे सैलरीज आउटस्टैंडिंग, रेंट आउटस्टैंडिंग, अक्रूड इनकम मतलब प्रीपेड एक्सपेंस, अनपेड एक्सपेंस, or accrued income and unearned income. These are all mostly your nominal accounts turning into a personal account. तो वो यहाँ पे नहीं दिखाए जाएंगे, पहली बात तो। It is always an incomplete double entry system varying with circumstances. तो दूसरा एक फीचर हम यहाँ से बोल सकते हैं कि भाई इनकम्प्लीट सिस्टम है। अब इनकम्प्लीट सिस्टम के साथ प्रॉब्लम क्या हुई? इनकम्प्लीट सिस्टम के साथ प्रॉब्लम ये हुई कि वो साइंटिफिक सिस्टम नहीं कहलाएगा। It would be an unscientific system. सिंपल सी बात, आप अपने ह्यूमन बॉडी की अगर बात करें, द डाइजेस्टिव सिस्टम, द नर्वस सिस्टम, द सर्कुलेटरी सिस्टम, जो ब्लड सर्कुलेशन होता है आपका, देर आर मेनी मल्टीपल, द स्केलेटल सिस्टम, द मस्कुलेचर, द नर्वस सिस्टम, सो मेनी सिस्टम्स वर्किंग इन टैंडम. दैट इज हाउ अ ह्यूमन बॉडी ऑपरेट्स. रिमूव एनी वन सिस्टम, व्हाट हैपेंस? केओस. किसी भी एक सिस्टम को उस पूरे सिस्टम वाला जो फुल क्लटर या क्लस्टर जो है, वो ग्रुप जो है, उस क्लस्टर ग्रुप में से अगर हम एक सिस्टम को भी रिमूव कर देते हैं, देयर विल बी केओस. इमेजिन रिमूविंग द डाइजेस्टिव सिस्टम. यू आर ईटिंग फूड, यू आर नॉट डाइजेस्टिंग फूड. व्हाट हैपेंस? प्रॉब्लम्स. एनर्जी कहां से आएगी भाई? खाना खा के फूड जब ब्रेक डाउन होता है तभी तो एनर्जी जनरेट करता है। अब एनर्जी जनरेट करने के लिए फूड ब्रेक डाउन नहीं हो रहा बिकॉज यू जस्ट रिमूव द डाइजेस्टिव सिस्टम. प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम। तो वही चीज यहां पे भी है। एन इनकम्प्लीट डबल एंट्री सिस्टम की डबल एंट्री नहीं है, इनकम्प्लीट है, तो दिक्कत आएगी। दूसरी बात क्या? इट वेरीज विथ सर्कमस्टांसेस, सो दैट मीन्स इट हैज मोर फ्लेक्सिबिलिटी. इट हैज फ्लेक्सिबिलिटी. प्रॉब्लम ये है, इट लैक्स यूनिफॉर्मिटी. मतलब भाई फ्लेक्सिबल है, मैं जैसे चाहूं इसको मेंटेन कर सकता हूं, बना सकता हूं. आई डोंट हैव टू लाइक लिमिट माई सेल्फ टू रिजिड रूल्स एंड रेगुलेशंस, जैसा हमने ट्रेडिशनल अकाउंटिंग सिस्टम में देखा, डबल एंट्री सिस्टम में देखा। रूल्स हैं हमारे कि भाई मॉडर्न रूल की बात करें, असेट इंक्रीज तो डेबिट होगा, असेट डिक्रीज तो क्रेडिट होगा, लायबिलिटी इंक्रीज तो क्रेडिट होगी, लायबिलिटी डिक्रीज तो डेबिट होगी. यू डोंट हैव टू फॉलो सच रूल्स ओवर हियर. बट द प्रॉब्लम इज व्हेन यू डोंट हैव रूल्स, व्हाट हैपेंस? यू हैव chaos. Controlled chaos and uncontrolled chaos. That depends on the situation that you're in. हो सकता है आपके बस की हो वो संभालना, हो सकता है आपके बस की ना भी हो वो संभालना. उसके साथ में दिक्कत यह है बिकॉज इट वेरीज विद सर्कमस्टांसेस, यानी what I choose to show in my books of accounts will vary from what you might choose to show in your books of accounts, which provides the problem of lack of uniformity. अब यूनिफॉर्मिटी के साथ अगर प्रॉब्लम है, यानी सबका एक ही तरह से डेटा रिप्रेजेंट नहीं हो रहा, तो उसके साथ में एक और अटैच्ड प्रॉब्लम आती है, विच इज द प्रॉब्लम ऑफ कंपेरेटिव एनालिसिस. हाउ डू यू कंपेयर योरसेल्फ विथ योर पास्ट performances when you don't have a standard manner or standard method or standard procedure of depicting your financial results. अगर आप अपने financial results को एक यूनिफॉर्म तरीके से या एक स्टैंडर्ड तरीके से खुद ही शो नहीं कर पा रहे हैं ईयर टू ईयर, तो how do you expect to compare that
with your competitors, क्योंकि उनका भी तो स्टैंडर्ड अलग होगा, because we don't have a uniform set of rules. So they will be preparing their data according to their understanding or according to their requirements. You will be preparing your data as per your requirements. Now, because your requirements may vary, your data will be depicted in a different manner altogether, which would become uncomparable. Isn't that a problem? अकाउंटेंसी का जो बेसिक हमने ऑब्जेक्टिव पढ़ा है वो ये भी तो पढ़ा है कि भाई प्रॉफिट एंड लॉस सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस पता करना नहीं, यू हैव टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द वेरियस यूजर्स एज वेल एज कंपेयर द डेटा दैट यू हैव, कंपेयर योरसेल्फ विथ योर ओन पास्ट एंड कंपेयरिंग योरसेल्फ विद द अदर्स. नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी वो भी तो फॉलो करती है अकाउंटेंसी. सिंगल एंट्री सिस्टम में हाउ डू यू plan on comparing yourself when you don't even have a standard for yourself? आप अपना डेटा स्टैंडर्डाइज तरीके से नहीं प्रेजेंट कर पा रहे हैं तो दूसरों से तो क्या ही कंपेयर करें. तो ये सब कुछ हम आगे देखेंगे. अभी सिर्फ कोलर की डेफिनेशन हमने पढ़ी. वो कहते हैं कि सिंगल एंट्री सिस्टम या इनकम्प्लीट रिकॉर्ड एक बुक कीपिंग सिस्टम है जिसमें ओनली रूल के तरह से एज अ रूल ओनली कैश एंड पर्सनल ट्रांजैक्शंस और पर्सनल अकाउंट्स आर मेंटेन्ड. It is always an incomplete double entry system varying with circumstances. So, पहला डिस्कशन या पहला पॉइंट जो हमें डिस्कस करना था, we've done that कि what are incomplete records, क्या हैं. कोलर भाई की डेफिनेशन हमने देख ली कि क्या है. As a rule, only cash and personal transactions being recorded. We move ahead to salient features of incomplete records. क्या हैं जी फीचर्स? चलिए देखते हैं फीचर्स हमारे सामने क्या क्या है. The first is maintenance of personal account only. तो हमारी बात क्या हुई? Under the system. Oh, should I write it in green? लिख देते हैं. अलग अलग लिख देंगे, एक ग्रीन एक रेड. अंडर द सिस्टम ओनली पर्सनल अकाउंट्स आर केप्ट और मेंटेन्ड, जैसा भी आप चाहें. तो यहां पे अब मैं क्या बोल सकता हूं? सॉरी, यहां पे यहां पे मैं ये कह सकता हूं रियल एंड नॉमिनल अकाउंट्स आर नॉट maintained. Under this system, only personal accounts are maintained or kept. Real and nominal accounts are not maintained. ठीक है जी. चलिए अगला क्या आया? The second point is maintenance of cash book. What would you say about that? यहाँ पे अभी अभी हमने ये बात पढ़ी थी कि भाई इसमें तो सिर्फ कैश बुक ही मेंटेन करी जाती है, which usually mixes up the balances as of like ऑफिशियल ट्रांजैक्शंस और प्राइवेट ट्रांजैक्शंस दोनों होते हैं. तो आप और किसी तरह की बुक तो बना रही नहीं, ओनली अ कैश बुक इज प्रिपेयर्ड. एंड इसमें अब हम क्या बोलेंगे? ओके, द पेन इज ओवर हियर टुडे. इसमें हम ये लिखेंगे, इट ends up recording both official and private transactions. भाई घर के लिए सब्जी भी खरीद के ले जा रहे हो तो उसके लिए भी कभी कभी आप इसी के अंदर रिकॉर्ड कर देते हैं कि हाँ भैया कैश पे किया है आज का, वो रिकॉर्ड भी इसके अंदर कई बार आ जाता है. जो नॉर्मल हमने देखा है कि भाई नॉर्मल कैश अकाउंट में इस तरह का कोई ट्रीटमेंट नहीं करते हैं हम, बिकॉज उसको हम ड्राइंग्स के रूप में देखते हैं. यहाँ पे कैश बुक में वो भी आ ही जाता है. वैसे नॉर्मल सिस्टम में भी कैश बुक में आप ड्राइंग्स दिखाते थे व्हेन ऑफिस कैश वाज बीइंग यूटिलाइज्ड फॉर पर्सनल पर्पसेस, तो उसी को हम ड्राइंग्स कह के अपनी नॉर्मल कैश बुक में भी दिखाते थे. यहाँ भी ये प्रॉब्लम हमारे साथ रहेगी, विल बी मिक्सिंग एंड मैचिंग दीज थिंग्स. द थर्ड salient features of incomplete records is क्या है जी? Dependence on original vouchers. What does that mean? What does dependence on original vouchers mean? पहली बात, जब भी आपको इंफॉर्मेशन कुछ और चाहिए, इंफॉर्मेशन कैन बी गैदर्ड
information can be gathered from ओरिजिनल वाउचर्स। इसका मतलब क्या हुआ भाई? सीधी सीधी बात, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको ये पता करना है कि भाई मैंने कितना सामान खरीदा है, इन ऑर्डर टू फाइंड आउट, या असर्टन लिख दें, इन ऑर्डर टू असर्टन टोटल परचेज, वी विल हैव टू क्या करें? गो थ्रू, क्या होता है भाई? वाउचर्स होते हैं। वाउचर्स के साथ क्या होता है? सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स होते हैं। क्या होता है सपोर्टिव डॉक्यूमेंट? यहां पे क्या होता है सपोर्टिव डॉक्यूमेंट? गो थ्रू ओरिजिनल इनवॉइसेस, received from suppliers। क्योंकि अभी पीछे एक फीचर हमने क्या पढ़ा? एक फीचर हमने ये पढ़ा कि भाई इसमें कभी भी आप नॉमिनल अकाउंट्स और वो तो आप मेंटेन ही नहीं कर रहे, बट यू आर मेंटेनिंग पर्सनल एंड कैश। तो पर्सनल अकाउंट्स मेंटेन्ड है, तो पर्सनल अकाउंट मेंटेन है, तो जो क्रेडिट में आपने सामान खरीदा उस अकाउंट को मेंटेन करने के लिए आपने उसके वाउचर्स भी प्रिपेयर करे होंगे, बिकॉज दैट इज आवर आइडेंटिफाइंग प्रोसेस। आइडेंटिफाइंग प्रोसेस में हम ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करके उसको वाउचर में कन्वर्ट करते हैं, सो दैट द रिकॉर्डिंग प्रोसेस बिकम्स ईजी। तो ये काम आपने किया होगा यहाँ पे। तो उस वाउचर के साथ में आपने सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स लगाए होंगे, उन डॉक्यूमेंट्स को चेक करके आप बता सकते हैं कि परचेजेस कितनी हुई है, क्योंकि परचेज बीइंग अ नॉमिनल अकाउंट विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द सिंगल एंट्री सिस्टम, लेकिन पर्सनल अकाउंट्स आपने रिकॉर्ड करे हुए हैं। तो आप ये बता सकते हैं कि अच्छा हमारी परचेज अगर आ रही है तो कितने की आ रही होगी। पहली बात तो ये हुई। अच्छा, वी हैव व्हाट? द लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी। ये मैंने आपको अभी अभी बताया। सिंस नो स्टैंडर्ड फॉर्मेट इज यूज्ड टू रिकॉर्ड डेटा, क्या बोलेंगे यहां पे? क्या बोलेंगे? इंफॉर्मेशन जनरेटेड वुड डिफर फ्रॉम एंटिटी टू एंटिटी। एक एंटिटी से दूसरी एंटिटी में ये इंफॉर्मेशन जो जनरेट होती है वो डिफर होगी। दिस रिजल्ट्स इन अ लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी and hence comparison becomes difficult. ठीक है, कंपैरिजन डिफिकल्ट हो जाएगा भाई। स्टैंडर्डाइज्ड कोई प्रोसीजर ही नहीं है तो कंपेयर कैसे करो? चलिए आगे देखें। वी हैव सूटेबिलिटी। क्या कहता है जी सूटेबिलिटी? अरे रे रे, ओहो सॉरी, माफ कीजिएगा। We will go with हाँ, तो सूटेबिलिटी आपसे क्या कहता है भाई? इतना थिक क्यों हो रहा भाई? ये क्या हो गया? ओह अच्छा, ये तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम कर देगा भाई। ये तो मैं नहीं कर सकता। आई विल हैव टू यूज द पेन ओनली। चले ठीक है। तो सूटेबिलिटी हमसे क्या कहता है? सूटेबिलिटी हमसे कह रहा है जी कि ये किसके लिए, दिस सिस्टम, द सिंगल एंट्री सिस्टम किसके लिए सूटेबल है? सूटेबल फॉर स्मॉल बिजनेसेस।
ट्रेडर्स और मैक्स टू मैक्स पार्टनरशिप्स। कंपनीज आर प्रोहिबिटेड, कंपनीज आर प्रोहिबिटेड भाई, कंपनीज सिंगल एंट्री सिस्टम बना ही नहीं सकती। कंपनीज आर प्रोहिबिटेड बाय लॉ। कंपनी तो बना ही नहीं सकती साहब, सीधी सीधी बात। सोल्ड प्रोप्राइटर या आपके पार्टनर्स हैं वो ये फिर भी मेंटेन कर लें, कंपनीज कैन नॉट डू दैट। व्हाट डू वी हैव एज द लास्ट पॉइंट? दैट इज प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। वो फाइनल अकाउंट्स cannot be prepared accurately। क्यों नहीं कर सकते? ओह हाँ, क्यों नहीं कर सकते भाई? As details related to nominal and real accounts are not recorded। भाई नॉमिनल अकाउंट्स और रियल अकाउंट्स से रिलेटेड अगर डेटा आप रिकॉर्ड ही नहीं कर रहे तो ना तो आप बैलेंस शीट बना सकते हो, क्योंकि बैलेंस शीट में आपके मोस्टली एसेट्स और पर्सनल के वो आते भाई, लाइबिलिटीज एंड वायबिलिटीज बोलना चाहता था मैं, लेकिन नहीं, लाइबिलिटीज रिलेटेड आइटम्स वुड हैव बीन शोन इन द बैलेंस शीट। और नॉमिनल नहीं है तो मतलब ट्रेडिंग P&L नहीं बन सकता, क्योंकि ट्रेडिंग P&L में तो आते ही सारे नॉमिनल एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यूज हैं। क्या बनाओ फिर? तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेंगे ही कैसे? बनते हैं अलग तरीके से, लेकिन वो उतना एक्यूरेट नहीं है, वो उतना अच्छा डिपिक्शन नहीं माने जाते। तो ये तो थे आपके भैया फीचर्स ऑफ इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। अब हम बढ़ चलते हैं व्हाई डू वी कीप इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। कि अभी आपने देखा फीचर्स, उसमें कुछ कुछ जगह देख के आपको समझ भी आया कि सर ये फीचर्स कुछ नेगेटिव से भी लग रहे हैं हमें, जैसे लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इज डिफिकल्ट। तो इस तरह की कुछ हमने चीज़ें देखी। सूटेबिलिटी की भाई छोटा बिजनेस ही कर सकता है, बड़ा बिजनेस कर ही नहीं पा रहा, कंपनीज के लिए तो अलाउड नहीं है। तो हम ये देखते हैं कि अच्छा ये सारे फीचर्स हैं, जिनमें से कुछ फीचर्स सुन के हमें भी ये लग रहा है कि यार ये थोड़ी सी परेशानी वाली बात है। देन व्हाई आर वी कीपिंग और मेंटेनिंग अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स? चलिए देखते हैं उसका भी कारण क्या है। सबसे पहला सिंपल मेथड है। सिंपल मेथड का मतलब क्या हुआ? सिंपल मेथड का क्या मतलब होता है? सीधी सीधी बात, सीधी सीधी बात, क्योंकि सिंस नो स्पेशल knowledge is required to maintain books of accounts। तो सिंपल मेथड है भाई, कैश और पर्सनल से रिलेटेड ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने हैं तो उसके लिए आपको क्या ही स्पेशल नॉलेज चाहिए? क्यों चाहिए? रूल्स के बारे में पता होना कि रूल्स ऑफ पोस्टिंग क्या है, डेबिट क्या है, क्रेडिट क्या है। कुछ नहीं, कैश आ रहा है ऐड करो, कैश जा रहा है लेस करो, किसको दे रहे हो वो रिकॉर्ड कर लो, किससे मिल रहा है वो रिकॉर्ड कर लो, हो गया काम आपका। सेकेंड इज लेस एक्सपेंसिव, यहां से ही निकल के आया। सिंस no special skills are required तो स्पेशल या टेक्निकल स्टाफ इज ऑल्सो नॉट रिक्वायर्ड। नॉर्मल एक बंदा कर लेगा सारा काम।
विच मीन्स कोई खास खर्चे नहीं भाई, कोई महंगी सैलरी नहीं, सिंपल प्लस माइनस की बात करनी है, किसी को भी कह दोगे भाई कैलकुलेटर उठा चालू हो जा प्लस माइनस करना। थर्ड पॉइंट, सूटेबल फॉर स्मॉल कंसर्न्स, ये आपके लिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। व्हाई वी कीप इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, बिकॉज छोटी कंसर्न्स जो हैं, अभी पीछे हमने देखा ना तो स्पेशल स्किल सेट चाहिए ना स्पेशल एक्सपेंसेस चाहिए, तो उसके लिए सबसे ज्यादा फायदा क्या हुआ, जो स्मॉल बिजनेस हैं जिनमें as they mostly have cash transactions only। भाई छोटी कंसर्न होती है उसमें मोस्टली कैश पे ही काम चल रहा होता है, तो कैश में जब काम चल रहा है तो दिस बिकम्स वेरी इजी, क्योंकि इसमें आपको वैसे भी कैश और पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड डेटा ही रिकॉर्ड करना है, और जब आपके मैक्सिमम ट्रांजैक्शंस कैश में ही हो रहे हैं तो दिस बिकम्स अ सूटेबल मेथड फॉर यू। व्हाई? बिकॉज इट्स चीपर एंड नो स्पेशल स्किल सेट इज रिक्वायर्ड, कोई खास नॉलेज नहीं चाहिए, तो बहुत आराम से काम हो भी जाएगा। द फोर्थ पॉइंट इज easy to calculate profit or loss by using the statement of affairs method। वो क्या है हम आगे देखेंगे, तो उसके हिसाब से ये होता है कि भाई अपन बहुत आराम से ये बना सकते हैं, प्रॉफिट और लॉस आप पता कर सकते हो। इट वोंट बी द मोस्ट एक्यूरेट प्रॉफिट एंड लॉस और प्रॉफिट और लॉस, बट you'll still be able to calculate it in an easier manner। We also have the point which is flexible method, ये मैंने पीछे बताया है आपको। इसका एक फीचर ये भी है लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी, जो हमने पढ़ा था। तो लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी में क्या बोला था, बिकॉज द डेटा इज मेंटेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ यूजर रिक्वायरमेंट, सिंस दिस सिस्टम वेरीज from user to user, it will also needs to be adjusted accordingly। This makes it फ्लेक्सिबल मेथड है भाई, सिंपल सी बात है, क्योंकि इसे मेंटेन करना बड़ा वैसा हो जाता है कि यूजर टू यूजर अलग अलग चीजें चल रही हैं। आपके लिए कोई रिकॉर्ड करने हैं तो कुछ ट्रांजैक्शंस या कुछ अकाउंट्स, मुझे रिकॉर्ड करने हैं तो मैं कुछ और मेथड अप्लाई कर सकता हूं या यूज में ले सकता हूं। तो दैट मेक्स इट वेरी फ्लेक्सिबल कि ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन इसको चेंज करना हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। कस्टमाइजेबल सॉफ्टवेयर वाली बात कर सकते हो आप इसके लिए, कि कई बार ऐसा होता है आपको कुछ चाहिए होता है, कोई सॉफ्टवेयर आपको बनाना है, बट यू नीड दैट सॉफ्टवेयर टू बी योर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट और फुलफिल योर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट, तो उसके लिए, ठीक है। तो उस तरीके से आप ये बोल सकते हैं कि दिस मेक्स इट वेरी इजी, कि भाई फ्लेक्सिबल है, जिस बंदे के हिसाब से बनाना है उस बंदे के हिसाब से बना लो। तो उस वजह से लोगों के लिए या ऑर्गेनाइजेशंस के लिए एक एंटाइसिंग चीज़ होती है, एक्साइटिंग सी चीज़ होती है कि यार अपने हिसाब से कुछ भी कर सकते हैं। ये हमेशा ह्यूमन टेंडेंसी की बात है, वेन एवर वी आर गिवन द फ्री विल, हम हमेशा उसको ऐसे ही करते हैं कि यार ये तो बहुत बढ़िया चीज़ है, हमें इंडिपेंडेंस है, हमें फ्री विल दी जा रही है कि डू वट एवर यू वॉन्ट टू, विल एब्सोल्युटली एंजॉय दैट। आप लोगों के साथ होता है, क्लासरूम की अगर बात करें, स्कूल्स की अगर बात करें, तो कई बार ऐसा होता है आप लोगों को ये बोल दिया जाता है हाँ भाई ठीक है अभी गेम्स पीरियड है, चाहे जो चाहे जाके खेल लो। तो क्या करते हैं, कोई फुटबॉल खेलता है, कोई क्रिकेट खेलता है, कोई टेबल टेनिस, कोई वॉलीबॉल, कोई बास्केटबॉल, अलग अलग एक्टिविटीज़, कोई कुछ नहीं तो झूलों पे जाके खेलने लग जाते हैं। नो मैटर योर एज, ट्रस्ट मी, द स्विंग सेट इन अ स्कूल इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस टू बी। स्विंग सेट पे आपको अपना बचपन याद आता है, आप फिसलपट्टी पे जाते हैं, स्लाइड्स जो होती हैं उस पर आपको अपना बचपन रिलीव करने का मौका मिलता है। दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट फीलिंग्स। बट बात वही, यू आर गिवन फ्री विल, फ्रीडम टू डू वॉट एवर यू वॉन्ट। अब अगर गेम्स पीरियड में पहले ही कोई बंदा आके बोले सीधे कि नहीं भाई जितने लोग हैं सबके सब
फुटबॉल ही खेलेंगे। यार फुटबॉल में तो 22 जने हो सकते हैं मैक्सिमम, क्लास में तो 40-50 जने, अब सबके सब फुटबॉल कैसे खेलेंगे? लेकिन किसी ने आपको बाउंड कर दिया कि नो, ऑल ऑफ यू हैव टू प्ले फुटबॉल। कितना मजा आएगा उसमें? व्हाट डू यू थिंक? 50 जनों की अगर क्लास है तो 44 जने मिलकर 4 टीमें बना सकते हो। एक फील्ड पे 4 जने कैसे खेलें? मतलब 4 टीमें एक साथ कैसे खेलेंगी? तो 2 मैचेस एक ही फील्ड पे हो रहे हैं, क्या मजा आएगा? सब आपस में भिड़े जा रहे हैं, 2 फुटबॉल्स इधर उधर जा रही हैं। व्हाट वुड बी द फन इन दैट? तो वो चीज हमारे पास यहां पे एक रीजन बन जाता है कि यार क्योंकि सिस्टम चेंज करा जा सकता है, अडेप्ट कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं एज पर यूजर रिक्वायरमेंट, तो flexibility becomes one of the reasons why this system is selected by most organizations. Then we have limitations of maintaining incomplete records. चलिए तो देखते हैं भाई क्या क्या कमियां हैं। अब कमियां हमने अभी पीछे फीचर्स से पढ़ी भी हैं, इफ यू रिकलेक्ट और रिमेंबर, तो फीचर्स में हमने काफी सारी कमियों की बात करी थी। उसमें एक कमी ये भी थी कि भाई जब आप नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड डिटेल्स, रियल अकाउंट से रिलेटेड डिटेल्स रिकॉर्ड ही नहीं कर रहे हैं, हाउ विल यू एंड अप प्रिपेयरिंग योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? लेकिन उससे पहले ठहरिए, ब्रेक लगाइए, बीच में एक और पॉइंट होता है नोन एज योर वेरी 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 इंटरेस्टिंग ट्रायल बैलेंस। लेजर बनती है, लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस पे जाते हैं ना समराइज करने के लिए कि क्या रहा पूरे साल का नतीजा, बता दो भैया। वो होता है ट्रायल बैलेंस का काम। लेकिन ट्रायल बैलेंस के साथ दिक्कत यह है, इट रिक्वायर्स डेबिट एंड क्रेडिट कॉलम। अभी तो ट्रायल बैलेंस होता है, क्या मतलब होता है कि आर ऑल द बैलेंसेस कमिंग एक्यूरेट, उसका एक ट्रायल चल रहा है। द टोटल ऑफ द डेबिट साइड वुड बी इक्वल टू द टोटल ऑफ द क्रेडिट्स साइड। दैट पोजेज अ प्रॉब्लम, दैट पोजेज एन इशू। व्हाई? यही प्रॉब्लम भाई, जब सिंगल एंट्री हो रही है, सिर्फ कैश और पर्सनली रिकॉर्ड कर रहे हो, रियल नॉमिनल है नहीं, तो आधा काम तो वहीं गड़बड़ हो गया। आधे आपके डेबिट्स और क्रेडिट्स तो है ही नहीं, नॉमिनल नहीं है, यू डोंट हैव एक्सपेंसेस, यू डोंट हैव इनकम्स, सो यू वोंट हैव अ डेबिट बैलेंस रिलेटेड आइटम, यू वोंट हैव अ क्रेडिट बैलेंस रिलेटेड आइटम। तो ट्रायल बैलेंस बनाना हमारे लिए सबसे पहला काम पॉसिबल हो ही नहीं सकता। यानी दिस रिजल्ट्स in the problem that our books may not even be arithmetically एक्यूरेट। सबसे पहली चीज तो यही आ गई, जब ट्रायल बैलेंस नहीं बन रहा तो ट्रायल बैलेंस का हमने देखा था एक प्राइमरी फीचर क्या होता है, टू असर्टन द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स की मैथमेटिकल एक्यूरेसी असर्टन करके देता है ट्रायल बैलेंस। वो कम से कम ये बताता है कि भाई 100 को 100 ही लिखा गया है, 1000 को 1000 ही लिखा गया है, ये तो कम से कम वो बता देता था आपको। अब जब आपके पास उसमें से आधी चीजें हैं ही नहीं तो ट्रायल बैलेंस बनेगा नहीं, और ट्रायल बैलेंस बना नहीं तो अरिथमेटिकल एक्यूरेसी के बारे में कैसे पता चलने वाला है? हाउ विल यू असर्टन वेदर योर बुक्स आर मैथमेटिकली एक्यूरेट और नॉट? दैट पोजेस अ डिफरेंट प्रॉब्लम कि आगे जो आपको काम करना है सबसे पहले वही दिक्कत आ गई। सेकेंड इज, इट इज एन अनसाइंटिफिक सिस्टम बिकॉज इट इज इनकम्प्लीट। एन इनकम्प्लीट सिस्टम as both debit and credit side are नॉट रिकॉर्डेड। भाई दोनों साइड आप रिकॉर्ड कर ही नहीं रहे, इसीलिए तो सिंगल एंट्री सिस्टम बोला। जब दोनों साइड रिकॉर्ड नहीं कर रहे तो इसको हम साइंटिफिक सिस्टम बोलेंगे ही कैसे? दूसरी बात, क्यों है अनसाइंटिफिक? नो सेट ऑफ रूल्स फॉलो। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। नहीं, डेबिट और क्रेडिट ही नहीं है तो क्या रिसीवर क्या गिवर?
डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, रियल अकाउंट्स तो साफ ही कर दिए, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड डेटा भी नहीं है, तो फिर हाउ विल दिस बी अ साइंटिफिक सिस्टम? वी हैव द थर्ड पॉइंट, true profit or loss cannot be ascertained in the absence of data related to nominal accounts the absence of data related to nominal accounts क्या होगा? True profit or loss could never be ascertained. Then difficulty in preparing balance sheet. ट्रायल बैलेंस नहीं बनेगा, अभी आपने बोला। बैलेंस शीट में आइटम्स क्या क्या आते हैं? बैलेंस शीट कंसिस्ट ऑफ मोस्टली रियल एंड पर्सनल अकाउंट्स। एक मिनट, ये तो कुछ ज्यादा ही भयानक अकाउंट्स लिख दिया मैंने। अब लिखते हैं जी। Preparation of a balance sheet becomes क्या हो जाता है जी? नेक्स्ट इज वी हैव डिफिकल्टी इन कंपैरेटिव एनालिसिस। ये कहां से निकल के आया याद है? फ्लेक्सिबिलिटी। Since data varies from entity to entity, a standard format does not exist. Standard format does not exist. This causes problems in comparing data across ACROSS. Different time periods and entities, which means खुद का खुद से कंपैरिजन भी नहीं कर पाएंगे, खुद का किसी और से कंपैरिजन भी नहीं कर पाएंगे। एंड द लास्ट पॉइंट बीइंग इंटरनल चेक इज नॉट पॉसिबल। व्हाट इज इंटरनल चेक? बताइए जरा। इंटरनल चेक का मतलब होता है जब आप डबल एंट्री सिस्टम कर रहे हैं तो उसमें आप देखते हैं कि भाई एक अकाउंट डेबिट होगा, एक अकाउंट क्रेडिट होगा, तो बाय डिफॉल्ट क्या होता था? चीजें मैच हो जाया करती थी अगर हमने सब कुछ सही किया, वी फॉलोड द रूल्स, तो एवरीथिंग वुड बी ओके इन द एंड। जैसा हमने बोला, योर ट्रायल बैलेंस वुड टेल यू दैट मैथमेटिकली एवरीथिंग हैज बीन डन करेक्टली, और अगर आपने प्रॉपर रूल्स और प्रिंसिपल्स सब फॉलो करे थे तो कंसेप्चुअल भी कोई प्रॉब्लम आपकी हुई नहीं होगी, गड़बड़ हुई नहीं होगी, विच मीन्स एरर्स एंड फ्रॉड्स के एग्जिस्टेंस बहुत कम होने के चांसेस थे। रेक्टिफिकेशन हमें करना पड़ता था, बट द चांसेस ऑफ
requiring rectification would be very low in the double entry system, whereas since both aspects are not recorded, internal check becomes difficult and the possibility of the existence of frauds and errors is high। ठीक है, इंटरनल चेक प्रॉब्लमैटिक है तो उस वजह से फ्रॉड्स और एरर्स की प्रोबेबिलिटी या फ्रॉड्स और एरर्स के एग्जिस्टेंस की पॉसिबिलिटी बहुत हाई हो जाती है। तो अभी हमने देख लिया भाई आपके इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स का मतलब क्या है, उसके फीचर्स क्या क्या हैं, क्यों हम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स बनाते हैं, या उसके बेनिफिट्स हम बोल सकते हैं कि क्यों लोग प्रेफर करते हैं इनकम्प्लीट रिकॉर्ड बनाना, और अभी हमने देख लिया कि उसके साथ में क्या क्या लिमिटेशंस या ड्रॉबैक्स हैं। हम आगे बढ़ चल रहे हैं, देखेंगे हम how to ascertain profits or loss from incomplete records। It's very simple. Like I said, we have two methods. One is the statement of affairs method। सबसे पहले हम statement of affairs method की बात करेंगे, अगले कुछ सेशंस के अंदर ही हम फटाफट से आपके लिए लेके आएंगे the second method which is known as the conversion into double entry method। तो सिंगल एंट्री सिस्टम का हम कन्वर्जन करेंगे डबल एंट्री सिस्टम में। अभी हम फटाफट से चल के देखेंगे अपना स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड मतलब ये लीजिए जी, अब आप एक बार देखेंगे तो आपके दिमाग में आएगा सर वही दो साइड है, लायबिलिटीज है, एसेट्स है, यहाँ पे लिखे आइटम्स भी अगर आप देखें तो बताया तो है, आप कह रहे थे कि भाई नॉमिनल और वो नहीं होंगे, लेकिन सर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में आप देख रहे हो यहाँ पे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, इनकम्स रिसीव्ड इन एडवांस है, आपके पास रियल अकाउंट्स दिख रहे हैं, यू हैव दीज रियल अकाउंट्स। कैश तो आपने बोला था होगा, कैश और कैश एट बैंक तो समझ आता है, बीआर भी है सर, पर्सनल अकाउंट्स होंगे तो डेटर्स भी समझ आता है, बट स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंस अगेन अ नॉमिनल अकाउंट, अक्रूड इनकम अ नॉमिनल अकाउंट, फर्नीचर प्लांट एंड मशीनरी रियल अकाउंट्स। जी हाँ, यहाँ पे जब स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स की बात करी जाए तो ये तो जनरल एक स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का फॉर्मेट है, तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में आपको ये सारी चीजें दिख सकती हैं। बात क्या है, एक बिजनेस में ये सारी चीजें हो भी तो सकती हैं भाई, बिजनेस में ये सारी चीजें हो सकती हैं, तुमने रिकॉर्डिंग नहीं करी है इसका मतलब ये नहीं कि ये चीजें एग्जिस्ट नहीं करती बिजनेस में। बिजनेस ने प्लांट एंड मशीनरी खरीदी है, बिल्डिंग खरीदी है, फर्नीचर खरीदा है, उसकी हमने रिकॉर्डिंग नहीं करी है बुक्स में, लेकिन खरीदा तो है, पेमेंट किया हुआ है ना, कैश तो दे रखा है, कैश दिया है हमने, कुछ ना कुछ वहां कैश की एंट्री करी तो होगी, कैश जा रहा है हाथ से, तो कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड पे आपने बाय कुछ तो लिखा होगा, तो आपके पास ये डेटा आ तो रहा है। बस फर्क ये है कि भाई उसका हमने कोई लेजर अकाउंट अलग से नहीं बनाया, उसको हम यहाँ उठा के एज सच दिखा नहीं रहे, हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन है कि हाँ ये खरीदी थी तो उसका ये रहा, बिल बना हुआ है, वाउचर है, वॉटेवर, तो वो हमारे पास सारा है। वहां से उस डेटा को उठा के यहाँ हम रख तो सकते हैं, रखते नहीं है क्योंकि ये आधा अधूरा सिस्टम है, इसीलिए हम उस सिस्टम में इस चीज को लेके नहीं आ रहे, बट वी हैव द डेटा रिलेटेड टू दीज आइटम्स विच कैन बी डिपिक्टेड इन द फॉर्म ऑफ अ स्टेटमेंट नोन एज द स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। तो उसका एक बेसिक फॉर्मेट आप लोगों के सामने ये है, और साथ में इससे रिलेटेड है कि भैया प्रॉफिट्स निकालेंगे कैसे अंडर द स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड। तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड के अंडर प्रॉफिट्स निकालने का बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है जो आपके सामने दिया हुआ है। प्रॉफिट निकलता है कैसे भाई, क्लोजिंग कैपिटल में ड्रॉइंग्स ऐड कर दो, माइनस करो एडिशनल कैपिटल और ओपनिंग कैपिटल। यानी कैसे किया आपने, आप साल के अंत से चले, मान लीजिए आप कहते हैं कि सर मेरी क्लोजिंग कैपिटल 1 लाख रुपए आ गई, आप मुझसे कहते हैं सर हमने ना साल भर में 50,000 रुपए विड्रॉ भी करे थे। मैं आपसे कहता हूं कि अच्छा ठीक है कितना इंट्रोड्यूस करा, आप कहते हो सर 20,000 हमने इंट्रोड्यूस भी करा था। फिर मैं पूछता हूं तो बताओ जरा साल की शुरुआत में क्या था आपके पास,
आप कहते हो सर साल की शुरुआत में हमारे पास 1,10,000 रुपए थे। तो अब इसको कुछ इस तरीके से समझिए, भाई साल की शुरुआत में आपके पास 1,10,000 रुपए थे, साल में आपने 20,000 इंट्रोड्यूस करा, तो टोटल कितना हो गया सर? 1 10 में 20 जोड़े तो हमारे पास टोटल आता है 130। अच्छा, मैं कहता हूं बेटा 130 में से 50 जो है ना वो तुम साल भर में निकाल के भी चले गए ड्रॉइंग्स के रूप में, तो 130 में से 50 अगर मैंने विड्रॉ करे होते तो मेरे पास बच कितना जाना चाहिए था साल के अंत तक? पूरे साल में 50,000 अगर मैंने विड्रॉ करा है, 1,10,000 मेरे पास शुरुआत में था, 20,000 मैं और लेके आया तो टोटल कैपिटल मेरी हो गई थी 130। उस 130 में से मैं कहता हूं 50,000 मैं साल भर में निकाल के ले गया, तो साल के अंत में मेरे पास बचना कितना चाहिए था अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस? सिंपल सी बात, 80,000 बच रहा है मेरे पास, क्या 1,00,000। तो इसका मतलब क्या हो गया? 20,000 मेरा प्रॉफिट ही है ना। होना चाहिए कैपिटल 80,000 लेकिन आ रहा है 1,00,000। इसका मतलब है साल भर में मुझे कुछ और मिला है, कैपिटल किसी तरीके से और बढ़ी है। कैपिटल बढ़ने के दो तरीके, या तो एडिशनल कैपिटल लेके आओ या फिर क्या करो, प्रॉफिट कमा लो। तो पता चल गया ना अपने आप की प्रॉफिट कितना हुआ। इसी तरीके से लॉस की बात भी कर सकते हैं। यही केस अगर मैं बोलूं साल के अंत में है 1,00,000, यही 50,000 यहां है, दिक्कत क्या है? ये आ रहा है जी 60,000, मतलब आपने एडिशनल कैपिटल 60,000 करी थी और ये 1,10,000 ही है। तो बताइए प्रॉफिट है या लॉस है? यहां पे आप बोलेंगे सर यही चीज कन्वर्ट हो गई अब 20,000 के लॉस में। कैसे? आपने कहा सर साल की शुरुआत में आपके पास 1,10,000 थे, मैंने कहा बिल्कुल सही है। फिर आपने कहा कि सर उसमें 60,000 जोड़ दिए तो साल के दौरान आपकी टोटल कैपिटल एक बारी के लिए हो गई 170। मैंने कहा हाँ वेरी गुड, 170 हुई। उसमें से फिर आपने बोला कि सर 50,000 आपने निकाल लिए, तो 170 में से 50,000 अगर विड्रॉ करे तो आपके पास बचता कितना है? 1,20,000। मैंने कहा जीनियस, मजा ही आ गया, पार्ले जी खिलाएंगे तुम्हें। 1,20,000 अगर बचना चाहिए था और फिर मैं कह रहा हूं कि यार बच तो मेरे पास सिर्फ 1,00,000 ही रहा है, तब आपके दिमाग में जलती है मेंटोस वाली बत्ती। आप कहते हैं कि सर अगर 1,20,000 होने चाहिए थे और बचे सिर्फ 1,00,000 हैं, इसका मतलब आपको हुआ है क्या? 20,000 का नुकसान। समझे? अब ये सिस्टम आपने समझ लिया, इसे ही एक स्टेटमेंट के रूप में तैयार कर दोगे तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बन सकता है। और इसको नॉर्मली हम किस तरीके से तैयार करते हैं वो हम देखते हैं। हम यहां पे सिर्फ ये स्टेटमेंट आपको दिया हुआ है भाई, अब आपको करना क्या है? वी हैव टू कैलकुलेट द प्रॉफिट और लॉस मेड ड्यूरिंग द ईयर फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन आपके पास है, तो प्रॉफिट है या लॉस है जो भी है, आप यहां पे लिखते हैं प्रॉफिट और लॉस। कैसे होता है? यू हैव क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स माइनस एडिशनल कैपिटल एंड माइनस ओपनिंग कैपिटल। अब जो क्वेश्चन में डेटा दिया हुआ उठा के रखते जाओ। कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर 8,20,000 रुपए निकाल दिया भाई साहब। ड्रॉइंग्स कितनी है? एडिशनल कैपिटल अलग है, ड्रॉइंग्स मेड ड्यूरिंग द ईयर 2,50,000। वाह कितना आया? 10,70,000, तो यही हो गया। एडिशनल कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर 2,00,000 and this is capital at the beginning, that is the opening capital which is 8,00,000। अब निकाल लो, 8,20,000 में 2.5 जोड़े हो जाता है 10,70,000। 10,70,000 में से 10,00,000 अगर माइनस किया तो यहां पे आंसर कितना आया सर? आंसर इज कमिंग टू 70,000 रुपीज। दिस इज पॉजिटिव विच मीन्स हमें हो रहा है प्रॉफिट, 70,000 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। इसे एक इक्वेशन फॉर्मेट में दिखा सकते हैं, इसे एक स्टेटमेंट फॉर्मेट में भी दिखा सकते हैं। यू जस्ट राइट पर्टिकुलर्स, या आप लिखेंगे ऊपर स्टेटमेंट शोइंग द असर्टेनमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस ड्यूरिंग द ईयर, नीचे लिखेंगे पर्टिकुलर्स, उसमें फिर इसी तरीके से कि भाई ये सबसे ऊपर आएगा कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर 8,20,000, you add the drawings made during the year 250, then you deduct additional capital introduced and the capital at the beginning। आपका आंसर तब भी निकल के ये आता है कि भाई प्रॉफिट आ रहा है 70,000 रुपयों का। ठीक है जी। तो आज के सेशन का जैसे मैंने कहा था
जो पॉइंट्स मैंने आपके लिए लिखे थे यहाँ पे वो सारे पॉइंट्स हम कवर कर चुके हैं। हम समझे इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स क्या है, हमने देखे उसके कुछ सेलिएंट फीचर्स, हमने बात करी कि क्यों कोई छोटी एंटिटी या छोटी ऑर्गेनाइजेशन होती है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, वो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना प्रेफर करती है। हमने ये देखा कि मेंटेन करने के क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स बनाने के क्या लिमिटेशंस हैं। हमने ये समझा कि इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स को अगर हम लेके चलें तो हम उसमें प्रॉफिट एंड लॉस का असर्टेनमेंट किस तरीके से कर पाएंगे। पहला मेथड है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड। उस स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड में सिंपल एक फॉर्मूला पढ़ा कि प्रॉफिट या लॉस की कैलकुलेशन एक ही तरीके से होगा क्या, कैपिटल एट द एंड प्लस ड्रॉइंग्स माइनस एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस माइनस द कैपिटल एट द बिगिनिंग। अगर आंसर पॉजिटिव है तो मतलब प्रॉफिट है, अगर आंसर नेगेटिव है तो मतलब लॉस में चल रहा है मामला। ठीक है जी, यहां तक करा हम लोगों ने आज के सेशन में। तो अब अगले सेशन में इसके आगे की कहानी आपके लिए लेके आएंगे। फिलहाल इस सेशन को यहीं रोकते हुए चलते हैं अपने पसंदीदा सेगमेंट यानी मोटिवेशन की ओर। मोटिवेशन हमारे पास बहुत मजेदार है आज, जो कहता है that exercise not only changes your body, it changes your mind, your attitude and your mood, which is so true. Take it from someone who exercises every day. I know this is very true. Very positive changes exercise brings in not only your body, in your mind and your soul. Like mind body spirit का एक साथ connection करने के लिए exercise is one of the most significant and one of the most important and very easy things that you can do. Easy in the sense कि भाई ज़्यादा वो नहीं है, ज़्यादा बहुत भयानक इक्विपमेंट नहीं। एक्सरसाइज comprises of just simply sitting down, closing your eyes and breathing, that is also exercise. Meditating and breathing also exercise. Walking also exercise. Slightly jogging also exercise. Climbing the steps also exercise. Or normal simple body weight exercises are also exercises. They help you in increasing your concentration power. So please जब भी आपको चांस मिले तो ऐसी कुछ एक्सरसाइज ट्रेनिंग्स या टेक्निक्स देखिएगा कि जिससे आपको कंसंट्रेट करके और ज़्यादा आउटपुट निकालने में आपको मदद मिल सके। लाइक सिटिंग डाउन फॉर 2 hours बट गेटिंग द आउटपुट ऑफ हैविंग स्टडीड फॉर 5 hours। उस तरीके का अगर कुछ आपको मिल सकता है तो प्लीज़ उसके लिए ज़रूर कोशिश कीजिएगा। There is a surprise for you. There are things that we are planning on bringing which would help you in increasing your concentration power as well. But that is somewhere down the line. But आएगा आप लोगों के लिए, निश्चिंत रहिएगा। Like I said, easily promise. Alright? चलिए, तो अभी आज का सेशन रोकते हैं यहीं। मिलेंगे आप लोगों से बहुत जल्द अपने अगले सेशन के साथ, जो कि होगा अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स का पार्ट 2। मैं लेके आऊंगा आपके लिए स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड का प्रैक्टिस क्वेश्चन, इनफैक्ट प्रैक्टिस क्वेश्चंस, देयर विल बी मल्टीपल क्वेश्चंस दैट विल बी कवरिंग। और उसके बाद एक सेशन और हमारा होगा जहां पे हम कन्वर्जन मेथड पढ़ेंगे। कन्वर्जन मेथड किस तरीके से क्या कन्वर्ट करना है, लाइक सिंगल एंट्री सिस्टम को डबल एंट्री सिस्टम में, वो सिखाऊंगा आप लोगों को। और उसके साथ ही हमारे उदय 2.0 बैच की जो यात्रा है उसका अंत हो जाता है। तो थोड़ा सा नॉस्टैल्जिया है, थोड़ा सा इमोशनल फीलिंग भी है। जैसा मैंने कहा तकरीबन 100 सेशंस कंप्लीट हम करने जा रहे हैं। अगला सेशन हमारा 100 सेशन होगा और 100 सेशन होगा ही होगा, तो सेंचुरी तो लगेगी। आई हैड प्रॉमिस्ड यू दैट, बट लाइक आई सेड सेंचुरी लग रही है। 100 सेशंस हम लोगों ने कंप्लीट किए हैं। बहुत पहले ये यात्रा शुरू की थी आप लोगों के साथ जस्ट बोर्ड पे 2+2 = क्वेश्चन मार्क लिख के। वहाँ से हम इतना आगे पहुँच चुके हैं कि भाई अब क्वेश्चन मार्क अगर क्वेश्चन में भी दिया हो तो पता होता है कि उसमें डेटा क्या हमें फाइंड आउट करके लिखना है। तो इस जर्नी में बहुत मज़ा आया, बट अब लाइक दे से ऑल ग्रेट थिंग्स मस्ट कम टू एन एंड। तो इस जर्नी को भी अब उसके अंजाम तक पहुँचाने का समय आ गया है। उम्मीद करूंगा आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा इस जर्नी में, और अभी तक मज़ा आया है। विल बी कंप्लीटिंग दिस जर्नी वेरी सून। अभी के लिए मैं कहना चाहूँगा टू एवरी स्टूडेंट हु जॉइंड मी इन दिस सेशन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडे, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी ड्यूरिंग दिस सेशन। इट्स बिन एन ऑनर teaching each and every one of you. It's been an honor having to getting in contact with you. आप लोगों से इंटरेक्ट करने का जो मौका मिलता है, बहुत बहुत शुभ अवसर है ये हमारे लिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया उसका। और जैसा मैंने बात करी, आज हमने देखा अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड का पार्ट 1, जहाँ पे इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स का इंट्रोडक्शन मैंने आप लोगों को कराया। बात वही जो हमेशा कहता आया हूँ, करना क्या है, प्रैक्टिस करते रहिए, रिवाइज करते रहिए, अपनी प्यारी सी मुस्कान बिखेरते रहिए। अभी के लिए लेना चाहूँगा आप सभी से बहुत बहुत प्यारी सी विदा।
मिलेंगे बहुत जल्द आप लोगों से, बहुत जल्द होगा अगले मंगलवार आपके अगले सेशन के साथ, दैट वुड बी आवर सेंचुरी। जी हाँ, तो मिलते हैं सेंचुरियन सेशन के साथ। तब तक के लिए जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, ध्यान रखिए अपना, अपनों का और अपनी सेहत का। अभी के लिए आप लोगों से कहना चाहूँगा गुड नाइट, शुभ रात्रि, शबा खैर। दिस इज मी योर अकाउंटेंसी मेंटर साइनिंग ऑफ एंड सेइंग एज ऑलवेज प्लीज टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। और अभी के लिए ये है टाटा बाय बाय एंड लव यू ऑल। चलो मिलते हैं।